बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मैं पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। ये स्वाट से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों की वीडियो है, ये वीडियो आप देखें। हमारा चाचा वफ़ात हो गया, 4 दिन बाद उसकी हमारा चाची वफ़ात हो गई। हम उसके जनाजे में शरीक न हो सके। ये हमारा कज़न जो है वो मेरा साथ बैठा हुआ है, वो इसी पोजीशन में नहीं है कि वो बात कर सके। वो रो रहा है, बार बार वो रो रहा है। जब भी मैं उससे बात करता हूँ वो रो रहा है और वो इस पोजीशन में नहीं है कि बात कर सकते। मैं उसको बोला कि थोड़ा बात करो, लेकिन वो बात नहीं कर सकती है। तो खुदारा हमारा थोड़ा हेल्प करे। जी नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे, ये स्वाट से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद खान साहब हैं जो रो रहे थे। ये खालिद खान साहब के वालिद का इंतकाल हुआ थोड़े दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले इनके वालिद का इंतकाल हुआ और इन्होंने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान आने की, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं आ पाए क्योंकि इनको कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी कोरोना की वजह से। और फिर 3 दिन तक कोशिश करते रहे तो तीसरे दिन इनको खबर मिली कि इनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया सदमे की वजह से कि उनके पहले उनके शौहर फौत हुए और बाद में उनका बेटा भी नहीं आ पा रहा था। तो इस सदमे की वजह से उनकी वालिदा जो हैं वो उनका भी इंतकाल हो गया। तो खालिद खान के वालिद और वालिदा दोनों का इंतकाल हो गया। उसके बाद पाकिस्तान एक फ़्लाइट आ रही थी, एक खसूसी परवाज़ थी जिसमें पाकिस्तानी पाकिस्तान जा रहे थे। तो खालिद को और उनके कज़न को मौका मिला, वो उस फ़्लाइट में बैठे और पाकिस्तान में मुल्तान पहुँच गए। मुल्तान पहुँचने के बाद इनको पता चला कि इनको करंतना सेंटर में रखा जाएगा और इनका टेस्ट किया जाएगा 48 घंटे के बाद। तो इन्होंने दरख्वास्त की और इन्होंने मेरे तक रब्ता किया। मैंने सूबाई हुकूमत से भी रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी 48 घंटे के बाद ही इनका टेस्ट होगा, उससे पहले हम टेस्ट कर नहीं सकते। तो फ़िलहाल इनको करंतना सेंटर में रहना पड़ेगा और इनको हम नहीं छोड़ सकते, इनको जाने नहीं दिया जा सकता। हालांकि स्वात के डीसी ने भी एक इनको लेटर भेजा है कि जनाब इनको हम मैनेज कर लेंगे, आप इनको भिजवा दें, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि SOP सबके लिए एक जैसे हैं और जब उन्होंने ये कहा कि SOP सबके लिए एक जैसे हैं तो उसके बाद किसी ने ज़िद नहीं की। ये खालिद खान भी चुप करके बैठ गया और मैंने भी जो अथॉरिटीज़ थी उनको ये कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम लोगों को और उनकी जान को ख़तरे में नहीं डाल सकते, लिहाजा खालिद खान को और उसके कज़न को वहाँ रुकना पड़ेगा। अगर उनका कोरोना नेगेटिव आया तो वो जा सकते हैं, अगर ना आया, पॉजिटिव आ गया खुदा ना खास्ता, तो 14 दिन भी रुकना पड़ा तो वो रुकेंगे, हम लोगों को ख़तरे में नहीं डालेंगे। ये बात तय हो गई। लेकिन फिर क्या, उसी एयरपोर्ट पे उसी जहाज़ में आने वाला एक शख्स, उसकी शक्ल दिखाएं जी टीवी पे आप। ये आपको उनका जनाब का चेहरा हम दिखाते हैं, दिखाएं जी। ये आदमी है, इसका नाम है दोस्त मोहम्मद मज़ारी। ये है जी, ये बैठा हुआ है आपके वज़ीर आला के साथ। दोस्त मोहम्मद मज़ारी इस आदमी का नाम है और ये डिप्टी स्पीकर है पंजाब असम्बली का। ये भी उसी जहाज़ में आया था। पंजाब हुकूमत जिसने मुझे कहा था कि सबके लिए कानून एक जैसा है, हम किसी को भी एक्सेप्शन नहीं दे सकते। ये उनके मुंह पर थप्पड़ मारता हुआ ये आदमी वहां मुल्तान एयरपोर्ट से अपने 2 कज़न्स को, अपने 2 रिश्तेदारों को लेकर, जिनके साथ ये दुबई से आया था, उन दोनों को साथ लेकर ये वहां से निकलता है और सबको मुंह चढ़ाता हुआ, जितने मरीज़ वहां पे, जितने लोग बाहर से आए थे मुसाफिर, उन सबको मुंह चढ़ाता हुआ ये आदमी वहां से निकला और लाहौर पहुंच गया। इसको कोई नहीं रोक सका। इसको रोकने की इंतज़ामिया ने कोशिश की, इसने किसी को खातिर में नहीं लाया, बल्कि इसने बड़ी तगड़ी सिफारिशें करवाई यहाँ लाहौर से। और ये आदमी सारे कवायद ज़वाबित को और सारी एहतियाती तदाबीर को रौंदता हुआ लाहौर पहुँच गया। इसका नाम है दोस्त मोहम्मद मज़ारी और उसका नाम है खालिद खान। इसका कोई फौत नहीं हुआ, उसकी माँ और उसका बाप दोनों फौत हो गए हैं। उसकी दुनिया उजड़ गई है और ये सिर्फ इसलिए वहाँ से निकला कि मैं बोर नहीं होना चाहता, यहाँ करंतना सेंटर में बोर हो जाऊंगा। इसको उन्होंने कहा कि आपको होटल देते हैं, आपको होटल के अंदर रखते हैं, आप अपना टेस्ट करवाइए, चेक करें, फिर आप चले जाएं। इसने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ होटल में भी नहीं रहूँगा, मैं बोर नहीं होना चाहता, मुझे जाने दो। और फिर इसके बाद इसने सख्ती की और इसने टेलीफोन करवाए और उसके बाद ये ताकतवर आदमी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी सब गरीबों को और कमज़ोर मुसाफिरों को मुँह चढ़ाता हुआ, ये बताता हुआ कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान है इस वक्त यहाँ पे, ये वहाँ से चला गया। खालिद आज भी वहाँ पे मौजूद है, अपने टेस्ट का मुंतज़िर है। उसका बाप और उसकी माँ दोनों
मनो मट्टी के तले दफन है और उसका ख़ानदान उसका इंतज़ार कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूँ कि इस दोस्त मज़ारी को वहीं पहुँचाएं वापस और इसको भी करंतना सेंटर में 14 दिन तक रखें। अगर आपने 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाना है तो मजाक ना उड़ाएं लोगों का, कानून बनाएं तो सबके लिए बनाएं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हौसला अफजा बातें की हैं, वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। असद उमर साहब ने बात की, वो भी डिस्कस करेंगे। कल एक डाटा हमने शेयर किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अमवात की वो सूरत हाल नहीं है जो बाकी दुनिया में है, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तकरीबन इस बीमारी से अब तक महफूज रखा है, लेकिन हमें फिर भी बद एहतियाती नहीं करनी। इन चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उन्हें हमारे साथ तारक फजल चौधरी साहब PMLN से मौजूद हैं, साबिक मिनिस्टर हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली जैदी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। अली जैदी साहब, सबसे पहले ये दोस्त मोहम्मद मज़ारी का तो इलाज करवाएं यार। प्राइम मिनिस्टर को कहें या तो इसको करंतना सेंटर में वापस भेजें या फिर खालिद खान को भी उसके माँ बाप की कब्र पे भेज दें, दोनों में से एक काम कर दें। ये किस तरह का एक पाकिस्तान आपने बनाया सर? इमरान, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी ये सुना आपका इंट्रो और मुझे बड़ा अफसोस है। मुझे इस वाक़े का इल्म नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं इसकी बिल्कुल इंक्वायरी इमीडिएटली होनी चाहिए। और जो भी है, मैं तो लॉ हैज़ टू बी इक्वल फॉर ऑल, कानून सबके लिए बराबर होता है, तो इसकी इमीडिएटली इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो भी है, क्वारंटीन में भी जाना है, टेस्टिंग भी करनी है, सारी चीज़ें इमीडिएटली होनी चाहिए। और अगर टेस्टिंग करनी है तो उनको अपने टेस्ट के पैसे खुद भरने होंगे, सरकार के पैसों में ना करें। मैंने अपना टेस्ट कल करवाया था, मैंने सरकार के पैसे इस्तेमाल नहीं किए, मैंने अपने पैसों से टेस्ट करवाया। तो ये पहले तो अपना एग्जाम्पल, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इस तरह का, तो फिर आप लीड नहीं कर सकते। इमरान खान क्यों इमरान खान है? क्योंकि वो एग्जाम्पल से लीड कर रहे हैं। तो ये मैं तो नहीं मिला हूँ मज़ारी साहब को, मुझे नहीं पता कि क्या वाक़या है, मैं पूछूंगा पंजाब हुकूमत से। लेकिन अगर ये है तो जैसे आपने कहा वो ठीक है। क्या बात नहीं, ये रिपोर्ट हुआ है, ये बाकायदा रिपोर्ट हुआ है, मेरे पास इसके सारे सबूत मौजूद हैं। अब देखें, जस्टिफाई तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हम श्योर होंगे इमरान। मैं ये चाहता हूं कि आप कम से कम प्राइम मिनिस्टर को ये बात पहुंचाएं और इस आदमी की सरजनिश तो होनी चाहिए कि ये कौन होता है कानून तोड़ के वहां से निकल जाएगा। समझे, प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंच गई। जी ठीक है, तारक फजल चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंच गई। तारक फजल चौधरी साहब, ये अब मेरे ख्याल में बाकियों को तो 14 दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन ये एग्जाम्पल उस्मान बुज़दार साहब के खाते में ऐसी चीज़ें पड़ जाती हैं, इमरान खान के खाते में नहीं पड़ती नॉर्मली। उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से कोई ना कोई कारनामा आता है थोड़े दिन बाद। इमरान साहब, आपने बहुत तफसील से जिक्र किया है, इसमें कोई ऐसी सियासत करने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अली जैदी साहब ने जो बात की है, अच्छा है, उन्होंने कहा कि उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि इसकी फौरी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये तो मुझे कहना चाहिए अपोजिशन मेंबर। गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट होती है, उसे कहना चाहिए कि इसके खिलाफ इंक्वायरी हम फिल फोर करेंगे और आपके प्रोग्राम में आपको मैं बताऊंगा फ़ोन करके इमरान खान इसके खिलाफ ये कार्रवाई हमने की है। ही इज़ द गवर्नमेंट, ही इज़ नॉट अपोजिशन जो कहे जी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो बाकी मेरा ख्याल है कि उन्होंने अच्छी बात की है। पहले मैं तफसील से जवाब देना चाहूँगा। जी ठीक है, आपने एक ऐसे नुक्ते की निशानदेही की है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, और ये बात किसी भी हुकूमत में हो, किसी भी दौर में हो, ये काबिल कबूल नहीं है। ये दौरा मेयार है और ये इसी मेयार के ऊपर अमल कर करके हमारे जो पाकिस्तान के हालात जिनकी हम बात करते हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं। कानून सबके लिए होना चाहिए, अमल उस पर अमलदारी भी वो हो जो नज़र आनी चाहिए, सिर्फ किताबों में नहीं। जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं अली जैदी साहब? जी, मैं तो सिर्फ एक लाइन में कहना चाह रहा हूँ कि इंक्वायरी के बगैर तो सज़ा नहीं होती ना। जो आपने चीज़ें दिखाई, मैं उसको कोई चीज़ को भी डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इंक्वायरी आपके कहने पे या मेरे कहने पे सज़ा नहीं होती। एक प्रोसेस प्रोसीजर है और उस प्रोसेस प्रोसीजर से सबको गुजरना पड़ता है। देखें, डोंट सीक रिवेंज, सीक जस्टिस। बदला ना ढूंढने निकलें, इंसाफ ढूंढने निकलें। तो अगर इंक्वायरी होगी तो इंसाफ मिलेगा। अगर गलत भी है, अगर जितना बड़ा क्रिमिनल भी है उसको पूरा टाइम मिलता है जवाब देने का। तो अगर उन्होंने ये कानून तोड़ा है और उन्होंने अगर कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की है, उनको जवाब देना। नहीं सर, कानून नहीं तोड़ा उन्होंने, कानून नाफिज करने वालों ने कानून नहीं तोड़ा। अली भाई, मैं क्लियर कर देता हूं कि कानून नाफिज करने वालों ने टेलीफोन किया कि भाई ये आदमी जो है हमारा खास आदमी है, इसको आने दें। इतनी सी बात है, वो चले गए वहां से। मुझे तो महकमा सेहत में जब मेरी बात हुई थी, मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बात हुई थी, मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सबके लिए कानून एक है बेटा, हम किसी को नहीं छोड़ सकते। अब वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा बेटा हम किसी को नहीं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ना छोड़ें, बिल्कुल ठीक है। नहीं, बाकी साथी मुझे भी बताएं कि कोई ये नहीं कह रहा।
मैं तो चले फिर मैं एक बात सियासत में नहीं करना चाह रहा था। तारिक नहीं, किसी ने किसी ने ये नहीं कहा सियासत नहीं कर रहा था। अभी तो हम इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। इंक्वायरी तो इंक्वायरी के बगैर सजा नहीं होगी ना। मैंने कहा आपकी तरफ से इंक्वायरी होगी, दैट्स इट। हमारा सिर्फ इतना मौका है। 100% इंक्वायरी होगी, लेकिन कमाल ये है कि ये तारिक फजल चौधरी साहब, मैंने तो इंक्वायरी होगी, 100% होगी। मैंने ये तक ये तो बहुत अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर तक आवाज पहुंच गई। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं यहाँ पे, अगर ये आपने इमरान खान कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है और एक लाइन होनी चाहिए, और मैं आपसे एग्री करता हूं और तारिक फजल चौधरी भी आपसे एग्री कर रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, वो मेरे ख्याल में कोई डिनाई नहीं करेंगे, तो फिर उनको कहें कि उनके लीडर जो है ना शहबाज शरीफ, वो नैब की पेशियां भी जब उनको बुलाएं तो चले जाया करें, कानून उनके लिए भी बराबर है। सर वो हाँ चले बिल्कुल जाएंगे। आपने कोई नहीं जा रहा है, वो कह रहे हैं मुझे कोरोना से खतरा है, कोरोना से खतरा है, वो कहते हैं मुझे कोरोना से डर लगता है। जाएंगे, जाहिर है कोरोना में आपने लॉकडाउन आपने किया हुआ है कि हमने किया हुआ है, ये तो शादी आपको पता है ना। ये वैसे ये शादी का कसूर नहीं है, जो ये स्मार्ट लॉकडाउन है, तारक फजल चौधरी साहब ये स्मार्ट लॉकडाउन है, इसमें अच्छा किया, इसमें अगर कोई मुल्जिम नैब को पेश होना चाहे तो वो हो सकता है, लेकिन बहरहाल इन्होंने अच्छा स्मार्ट है लॉकडाउन, एक रिवायती जो तरीकाकार है उस पे आ गए हैं। बहरहाल गुड, आई अप्रिशिएट। अच्छा चलो, कोई रिवायती तरीकाकार पे नहीं आया। वैसे तारक फजल साहब इसमें एक कमेंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब आए थे कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना ने उनको ही रोक दिया सर, ये तो बड़ी ज्यादती है। कोरोना ने सबको रोका हुआ है। आपको इमरान भाई सबको आपको पता है कि अब सब घरों में बैठे हैं, घरों से काम कर रहे हैं, वही लोग बाहर जा रहे हैं, और हम भी अगर जाते हैं तो बहुत ही किसी जरूरी काम से जाते हैं। नैब इससे पहले कौन सी ऐसी इंक्वायरी है शहबाज शरीफ साहब से नहीं कर चुकी, उनकी तहवील में रह चुके हैं, वो कितना उनका रिमांड काट चुके हैं, जेल काट चुके हैं, बाकायदा उनकी इन्वेस्टिगेशन में से गुजर चुके हैं, अभी भी उनके सवालों के तमाम जवाब दिए हैं। वो जाहिर है ही विल फेस, जो उनके खिलाफ कोई इल्जाम लगा है तो ही विल फेस। चलें अब मुझे जरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात की तरफ आने दें। वो पहले दिन से एक बात कर रहे हैं, ये बात सबको माननी पड़ेगी कि इमरान खान पहले दिन से इस लॉकडाउन के खिलाफ हैं। आप ये लॉकडाउन कामयाब भी साबित करें या नाकाम साबित करें, दोनों सूरतों में वो एक बोल्ड स्टैंड लिए हुए थे। जब सारी दुनिया कह रही थी लॉकडाउन कर दें तब भी वो इसके खिलाफ थे, और जब ये लोग कह रहे हैं कि भूखे मर रहे हैं खोलिए तब भी वो इसके खिलाफ हैं। लेकिन उनको लगाना क्यों पड़ गया? आज उन्होंने एक जुमला बोला है, मैं अली जैदी साहब वो जुमला आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया है। अब मैं ये जानना चाहता हूं ये कौन अशराफिया है जो प्राइम मिनिस्टर से भी तगड़ी है? सर जैदी साहब जी, आप स्टेटमेंट सुना रहे थे मुझे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया। यहीं से आ जाएं आप, कि उन्होंने कहा कि अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया। जी प्लीज। चले मैं देखिए मेरी बात सुनिए इमरान, ये अभी थोड़ी देर पहले एक और शो पे भी ये डिस्कशन हुआ था। मुझे ज़रा एक बात बताइए आप कि चलें कराची की मिसाल ले लेना, मिनी पाकिस्तान कहते हैं ना। मैं कराची में 3 हफ्ते से बैठा हूँ, पूरे कराची में इधर उधर एहसास सेंटर सारी जगह पे बिजनेस कम्युनिटी सबसे मिला हूँ, ट्रेड यूनियन से सारों से। मुझे ज़रा बता दें कि ये क्लिफ्टन और DHA और जो PCHS और ये सोसाइटीज़ और जो मेन बड़ी कारसाज रोड, और यहाँ तो आपको कोई सेमिलेंस नज़र आती है, दिन में भी थोड़ी बहुत और रात में तो ख़ास तौर पे। तो ज़रा कराची के ही आप चले जाएं उन इलाकों में, वहाँ कौन सा लॉकडाउन है, वहाँ कौन लोग लॉकडाउन कर रहे हैं और आप कैसे इसको इन्फोर्स करेंगे? चलिए आप कराची से बाहर निकल जाइए, थोड़ा सा 1-1.5 घंटा ड्राइव कर लीजिए, हैदराबाद से आगे चले जाइए, आप फिर देखिए इंटीरियर में कौन सा लॉकडाउन है। नहीं, बाकी तो लॉकडाउन है ही नहीं। कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। मेरा कहने का मकसद ये है, पहले दिन से हमने बात की है स्मार्ट लॉकडाउन की या सॉफ्ट लॉकडाउन की। दुनिया भर में अमेरिका के अंदर जिसकी मिसालें दे रहे दुनिया, सबसे ज्यादा वफात होगी। 50 सूबे हैं, माने 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट अपनी इंडिपेंडेंट डायनामिक्स को देख के फैसले कर रहा है। इसी तरह जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ये मीटिंग में बैठते हैं, जब ये होती है मीटिंग जिसमें सारे बड़े बैठते हैं और चारों वजीर आला भी बैठते हैं और वो कॉन्फ्रेंस के ऊपर होते हैं, वो सारों से डिस्कशन होती है, वो अपने अपने पॉइंट्स भी रखते हैं, अपने अपने चैलेंजेस भी बताते होंगे, सोल्यूशन भी बताते होंगे, वो उनके खुद मुख्तार हैं, वो खुद फैसले कर रहे हैं। लेकिन जो ये अगर नजर मुझे इधर आ रहा है, अभी आप बाहर चले जाएं डिफेंस क्लिफ्टन में तो बिल्कुल पुलिस खड़ी है, लॉकडाउन, हर गाड़ी को रोकेगी, चेक करेगी कहां जाना है, मास्क उन्होंने लगाए नहीं लगाए। लेकिन अगर आप दूसरे इलाकों में चले जाएं, वहां दिन में तो कुछ भी नहीं है, खुला खाता है। तो दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर वाज सेइंग। सर मैं यही तो बात कर रहा हूं अली जैद साहब, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूं, अमीरों को यह खतरा था कि गरीबों से उनको वायरस लग जाएगा, तो इसलिए उन्होंने गरीबों को भी बंद करवा दिया। बीमारी फिर ये बीमारी
ये बीमारी जेब की डेप्थ नहीं देख रही, रंग नहीं देख रही, मजहब नहीं देख रही, कुछ भी नहीं देख रही। प्रिंस चार्ल्स को कौन सा गरीब आदमी है, जरा मुझे समझाएं। प्रिंस चार्ल्स या इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है, या इंग्लैंड की जो एनवायरमेंट है लंदन की, उसमें कौन सी गंदगी है, उसका पानी कौन सा, यहाँ सिंध में अपनी रिपोर्ट कहती है 90% पानी पोर्टेबल ही नहीं है। सर वहां तो नहीं, घर नहीं हो रहा प्राइम इंग्लैंड के मिनिस्टर अंदर। का, सर प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट जो है वो हम सिर्फ सिंध के हवाले से देखेंगे, बस सिर्फ सिंध को रख के देखेंगे, पंजाब में नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले यही हुआ था ना, और हम कहते गए उनको पहले दिन से। पहले तो हम चुप रहे कि देखें ये ये जिम्मेदार हैं सूबे के, इलेक्ट हुए हैं, ये इनकी सूबे में इनकी हुकूमत है। 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, ये सारा इनके पास है। वफाक तो उनको मदद करने के लिए बैठी है। इसी तरह पंजाब, KPK, बलूचिस्तान सबका है। लेकिन यहां जो उन्होंने ड्रामा किया, हम चुप करके देखते रहे, और चुप करके देखते रहे, वो आगे से वो भी करें और फिर पंच भी मारे। प्राइम मिनिस्टर मीटिंग से उठ के निकले, सब ठीक है, और उनके स्पोक्सपर्सन पंच। बात यह है कि प्लीज, पाकिस्तान में अमीर भी रहते हैं और गरीब भी रहते हैं, और बिलो पॉवर्टी लाइन बेचारे ज्यादा लोग रहते हैं। असल मसला उनके लिए है, उसका तो बेचारे का लॉकडाउन कैसे होगा। यहां देखें ना, बीमारी की जो फेटालिटी रेट है वो तो बहुत कम है ना, 2% से भी पता नहीं बहुत कम। बीमारी तो सब लोगों को लगी है, नहीं है, वो तो और बहुत कम हो जाएगी। अगर टेस्टिंग पूरी हो तो बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। टेस्टिंग अगर ज्यादा होगी तो बहुत कम हो जाएगी। लगती है, बहुत सारों को लगती है, और लग के वो इम्यूनिटी सिस्टम उनकी फाइट कर जाती है, क्योंकि यहाँ हम जिस तरह रहते हैं पता ही नहीं चलता, वो ठीक भी हो जाते हैं। और क्योंकि अब हमारी यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन अगर तो ये जिस तरह इन्होंने किया है, अगर यहां फैल गया है, तो ये इसीलिए क्या है कि ये बाकी सेपरेट करते हैं। जो पूरी पॉलिसी बनाते हैं, जिस तरह के अस्पताल सारे अमीरों के लिए फर्क है, गरीबों के लिए फर्क है, जिस तरह पब्लिक हेल्थ सेक्टर का हाल है इंटीरियर के अंदर, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता क्या हाल है। मैं आप लोगों को क्या तबकाती मामला बन गया ना अली ज़ादी साहब। ये तो आप तबकात की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही अमीर और गरीब का अलग अलग बात क्या की है। यही तो दो पाकिस्तान जो मुल्तान एयरपोर्ट पे हमने देखे। मैं 1 मिनट, अब तो उसके अगेंस्ट है ना, अगर हुआ गलत हुआ तो एक्सेप्ट करके कह रहा हूं गलत हुआ। मैं तो मुझे अब जरा स्टेटमेंट है, मैं तारिक फजल चौधरी साहब से ब्रेक के बाद देखें, प्राइम मिनिस्टर बात जो कर रहे हैं, बात में वजन तो है। वो ये कह रहे हैं कि हुक्मरान अशराफिया ने फैसला किया कि मुल्क में लॉकडाउन करना है। लॉकडाउन का फैसला अमीरों ने किया, गरीब आदमी के लिए सोचा ही नहीं। लेकिन कोरोना अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। अगर कोरोना गरीबों की बस्ती में जाएगा तो अमीरों तक भी पहुंच जाएगा। यह कहना था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। ब्रेक के बाद तारिक फजल चौधरी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। जी तारिक फजल चौधरी साहब, मैंने एक चीज़ आपके सामने रखी, वो आप बता देंगे। अली ज़ादी साहब के पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, वो कुछ देना चाह रहे हैं मुझे, और अभी उन्होंने मुझे मैसेज किया है दोस्त मज़ारी के हवाले से कि कोई वो डिटेल में अभी पढ़ लेता हूँ। लेकिन पहले आप ज़रा तारिक फजल चौधरी साहब, खान साहब कह रहे हैं कि हुक्मरान अशराफिया ने फैसला किया मुल्क में लॉकडाउन करना है, और ये तो शहबाज शरीफ साहब का भी मुतालबा था, पीपल्स पार्टी का ज़्यादा मुतालबा था, जोर दे रहे थे। लॉकडाउन का फैसला अमीरों ने किया, गरीब का नहीं सोचा, और अगर गरीबों की बस्ती में गया तो अमीरों तक भी पहुंचेगा। ये अमीर गरीब को नहीं देखता। सर तारिक फजल चौधरी साहब, आवाज आ रही है आपको? यार मुझे नहीं आ रही, क्या हो गया? जी डॉक्टर साहब बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सबसे बेहतर तो ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात की वजाहत कर देते, हुक्मरान अशराफिया का लफ्ज इस्तेमाल करने की बजाय अगर वो ये कह देते कि इस्लामाबाद सिटीजन फोरम के कहने पे लॉकडाउन हुआ है, या शाहजी बैठे हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कहने पे लॉकडाउन हुआ है। तो अमीर लोग तो यही हैं कि अगर कोई जनाब कोई ताजर तबका है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने कहा है। हुक्मरान तो हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और अगर वो भी ये कह रहे हैं कि हुक्मरान अशराफिया है, तो उसकी डेफिनेशन तो या वो दे सकते हैं या अली ज़ादी साहब दे सकते हैं कि किन के कहने पे हुआ है। बहरहाल ये कन्फ्यूजन मौजूद थी। वज़ीर आज़म जो है वो कह रहे थे कि लॉकडाउन के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन उसी दिन लॉकडाउन भी हुआ, उसके अपने फ़वाइद भी हुए हैं। पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि लॉकडाउन के अलावा अभी तक इस वबा का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक हमारे पाकिस्तान से 50% से ज़्यादा लोगों को जो इसमें तकलीफ हुई है, जिस अवाम को, उसका बराबर हम इजहार भी करते रहे हैं। पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात निकले भी हैं उनकी इमदाद के लिए। गवर्नमेंट ने भी अपने तय जो काम किया है, मैं उस लंबी डिबेट में नहीं जाऊँगा कि किन लोगों तक इमदाद पहुँची, कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल हुकूमती नुमाइंदे भी मेरे साथ जब बैठे हैं, बिल्कुल उन्होंने ये बात कही है कि इस वक्त पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इमदाद की ज़रूरत है जो डेली वेजेस पे काम करते थे, यानी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उजरत कमाते थे और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे, और 10 करोड़ लोगों को इमदाद नहीं दी जा सकती। ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जैसे आपने अपने प्रोग्राम में बताया
कि हालात बेहतरी की तरफ हैं। पाकिस्तान पे अल्लाह का वो खास करम है कि वो जो सर्ज पूरी दुनिया में आई है, और वो जो एक आपने मुझे डेटा प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि जिस तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैला है नंबर ऑफ केसेस प्लस डेथ्स, पाकिस्तान में अल्लाह का करम है कि वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमें आखिर में फिर ये कहूंगा कि इसमें हमें जो डाटा है वो बड़ा बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। एहतियात की मैं जरूरत है। लोगों को, क्योंकि हमने ज़्यादा डराना नहीं है, पहली हलाकत के 40 दिनों के बाद पाकिस्तान में 310, अमेरिका में 15,000 से ज़ायद, बरतानिया में 11,000 के लगभग, और फ्रांस में 10,000 से ज़ायद अफराद जो है वो हलाक हुए थे। ये पहली हलाकत के 40 दिन के बाद की सूरत हाल है। तो इस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान तो बहुत बेहतर है। जी अली साहब, आप कुछ बता रहे थे। एक तो इमरान, मैंने आपको अभी भेज दिया है, दोस्त मोहम्मद मज़ारी क्वारंटीन में थे लाहौर में, जैसे दूसरे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। ही वॉज टेस्टेड बाय अ लैब, गवर्नमेंट लैब, फिर नेगेटिव हुआ, फिर उन्होंने प्राइवेट लैब से दोबारा टेस्ट कराया, दोबारा नेगेटिव हुआ, और ये 25 तारीख का वाक़या है, और वो अभी क्वारंटीन में हैं जाके, जैसे कि दूसरे भी थे पाकिस्तानी। और एक होटल के अंदर, कराची के अंदर भी, होटल्स के अंदर भी क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए सारे एयरपोर्ट पे। लेकिन वो मुल्तान एयरपोर्ट पे लैंड और अगर कोई, वो मुल्तान एयरपोर्ट पे लैंड किए थे, वहां से लाहौर चले गए। लेकिन ये जी, तो वो अगर मुल्तान एयरपोर्ट से निकले तो वहीं पे भी उनको क्वारंटीन सेंटर है कि नहीं है, तो होना चाहिए था। बिल्कुल मौजूद है, बाकी सारे मरीज वहीं पे हैं। मेरे पास जवाब आ गया। देखें अली भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपने मुझे चीज़ भेजी है, इसमें लिखा फेक न्यूज़। इसमें देखें एक चीज़ तो अभी मुल्तान के जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैंने अभी लाइन पे उनसे दोबारा कंफर्म किया ब्रेक में ही। वो ये कह रहे हैं कि परसों फ्लाइट आई है और लोग वहाँ पे करंटीना में मौजूद हैं। दोस्त मज़ारी साहब का वो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं मुल्तान में नहीं रुकूंगा, ना करंटीना में, ना 5 स्टार होटल में, मैं लाहौर ही जा रहा हूँ, और वो ज़बरदस्ती लाहौर चले गए। ये फ़र्क ये है सिर्फ, बस। मैं तो पहले भी आपसे कहा ना, इसीलिए मैंने कहा ना कि दोनों तरफ इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए इमीडिएटली। उसके बाद लेकिन जो मेरे पास आया था वो मैंने आपको भेज दिया और बता भी दिया। ठीक है, ये भी बता दूं आपको कि अभी अभी खबर ये भी एक आ गई है कि जो पीएम साहब हैं रशिया के, वो भी पॉजिटिव टेस्ट कर गए हैं। लेकिन जो आप इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे ना, एक बड़ी फेमस सेइंग है। अच्छा, ये कुछ चैनल्स पे उनका पॉजिटिव चल रहा है और कुछ चैनल पे उनका नेगेटिव चल रहा है। अभी वो रिपोर्ट बीच में ही वॉशिंगटन पोस्ट पे चल गया कि वो पॉजिटिव है, वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर आ गया कि वो पॉजिटिव है। अब वो अमेरिकन अखबार है और रशियन प्रेसिडेंट के साथ वो क्या करना चाहते हैं वो तो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। क्योंकि यार रशियन टीवी वो तो शुक्र करें उन्होंने ये नहीं लिख दिया कि उसको, इन्होंने हमारे वजीर आजम को भी इन्होंने पॉजिटिव कह दिया था, आपको याद होगा। उनका बस चले तो वो साहब को वो तो कहें ये कैंसर का भी पेशेंट है, एड्स का भी पेशेंट है, और पता नहीं क्या कुछ उसको कह रहे हैं। जी, इसमें इमरान दो बातें, इसकी जरा सा एक स्टेप आगे लेके मेरे ख्याल में तारिक फजल चौधरी साहब भी इस बात से एग्री करेंगे, और मेरे ख्याल में बाकी पाकिस्तान के सारे जो लोग हैं स्पेशली इन पोजीशंस ऑफ पावर, उनको करना चाहिए कि देखें, एक मैं आपको कह रहा था ना, बड़ी फेमस सेइंग है विंस्टन चर्चिल की, वो कहता है व्हेन द फैक्ट्स चेंज आई चेंज माई माइंड, जिसको पाकिस्तान के अंदर कह देते हैं कि जी यू टर्न ले लिया। जो पॉलिटिक्स है ना वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, और डिसीजन मेकिंग मुल्क चलाने की वो भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, वो डिपेंड करती है डेटा पे। फियर ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए, डेटा ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जो डिस्कशन और डिबेट इस वक्त पाकिस्तान में हमें शुरू करनी चाहिए। और इमरान, मैं चाहूंगा कि क्योंकि मैं टीवी पे कम आ रहा हूं, आज मैं आया हूं एक आध शो में आपसे पहले, मैं ये चाहूंगा और मेरी दरख्वास्त भी होगी आपसे भी और बाकी सारे साथी एंकर से भी कि एक और डिबेट स्टार्ट कर दें। वो डिबेट ये स्टार्ट करें कि देखिए, पाकिस्तान का कोई हेल्थ केयर सिस्टम वेस्ट की तरह तो नहीं था ना, ये तो हम सारों को पता है। फॉरगेट अबाउट कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, जो हो गया इन द पास्ट, अब यहां से आगे जाना है ना, वो तो मालिक की मेहरबानी है, जिसकी है वो अपना हम करते रहेंगे, ऊपर वाले का करम है। मेरा कहने का मकसद है तीन चीजें हमें एज अ पाकिस्तानी हमें करनी चाहिए, और मैं हुकूमत में भी जो भी मुझे फोरम मिलता है वहां पे मैं ये बात जरूर करता हूं। मैं चाहता हूं मीडिया में भी डिबेट हो। ठीक है, नंबर 1 के फैक्ट बेस्ड और डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो, जो कि कोशिश करके इस वक्त असद उमर साहब के साथ वो डेली मीटिंग होती है और हम डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिशरीज का हमने देखा, हमने खोल दी फिशरीज को, हमने उनको टेस्ट करें, समंदर में जाने दें। वो 25, 30, 40 हज़ार लोग हैं, वो समंदर में जाएंगे ना, समंदर में तो 4 साथ उनको तो वहां नहीं लगने लगा कोरोना, अगर वो टेस्ट होके जाए वहां तो कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, वापस आए फिर भी टेस्ट हो तो वो काम पे लग जाए लोग, ठीक है ना। उनके लिए आप लॉकडाउन ईज किया, ये सॉफ्ट लॉकडाउन। दूसरा, इस वक्त इस कंडीशन में जो ग्लोबली हालात हैं और पाकिस्तान के अंदर, हम एडवांटेज क्या ले सकते हैं एज ए कंट्री।
तेल की कीमत का, गैस, जो भी एक हमारे वो हुकूमत में एक डिस्कशन वो चल रही है कि उसका एडवांटेज हमने क्या लेना है और फास्ट ट्रैक पे एडवांटेजेस हम कैसे ले सकते हैं आज पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए। बिकॉज अगली स्टेप जो है ना, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की मैं बात करने लगा हूं। देखें 9/11 जब हुई थी ना 9/11, उसके बाद एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया था, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, ये वो सारी दुनिया चेंज हो गई। ठीक है, इस कोरोना के बाद भी दुनिया ने चेंज होना है, उससे बड़ा जब दुनिया ने चेंज होना है तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये ग्लोबल इवेंट है। वो भी एक ग्लोबल इवेंट बन गया था क्योंकि अमेरिका ग्लोबल फाइनेंशियल पावर है, न्यूयॉर्क में वो हुआ तो सारी दुनिया चलती है, उन्होंने भी एक तमाशा लगाया हुआ था, बन गया। अब तो ये ग्लोबली हर आदमी, हर मुल्क इफेक्ट। अब हमें ये करना चाहिए एज ए नेशन, जितने थिंक टैंक्स हैं, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, हम इंक्लूडिंग, मैंने तो शुरू कर दी, हम पोस्ट कोविड-19 के ऊपर एक जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके ऊपर कोई डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्लान बनाना शुरू करें कि अब हमने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैरीटाइम के सेक्टर में क्या चेंजेस आएंगी। आज अगर आप मैप देखें तो पूरी दुनिया की कोस्टल बेल्ट्स के ऊपर ऑयल टैंकर्स खड़े हैं, ऑयल टैंकर खड़े हुए, धड़ाधड़ खड़े हुए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, अच्छा, वो धड़ाधड़, मैंने वो इमेज देखा, मैंने सैटेलाइट इमेज देखा, में कैपेसिटी नहीं है ना, सिस्टम में नहीं है। मैं क्योंकि मेरे पास लाइव आता है, क्योंकि मैं ये सेक्टर वजीर हूं, मैं मॉनिटर करता हूं। इसी तरह शोबे में, हर शोबे के अंदर एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आएगा, उसमें हर शोबे में फ्रॉम डिफेंस टू रेलवेज टू एविएशन टू मैरीटाइम टू फाइनेंस, हर चीज में पोस्ट कोविड-19 एक सीरियस डिबेट हमें शुरू करनी चाहिए। और आप जैसे एंकर, बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें देखें अली ज़ैदी साहब, इसमें थोड़ा टाइम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, उस पे हम लास्ट ब्रेक में इस पे बात कर लेते हैं। दुनिया की जरूरियात बदलेंगी, सादा अल्फाज में, दुनिया अब लग्जरीज की तरफ नहीं जाएगी, उनको मर्सिडीज गाड़ियां या राडो की घड़ियां या रेबैन की ऐनकें शायद नहीं चाहिए होंगी, उनको बेसिक्स की तरफ वो तवज्जो देंगे। दुनिया नई किस्म की चीजें डिमांड करेगी। पाकिस्तान इस नई दुनिया के अंदर दुनिया को क्या बेच सकता है और क्या ऐसा बना सकता है जो हमारे पास यहां अवेलेबल है, ये नई अपॉर्चुनिटीज हैं। और हम इस बीमारी से बचे हैं तो हमारा पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। यानी हमारे ऊपर इस बीमारी ने वैसे अटैक नहीं किया जैसे दुनिया भी किया है। दुनिया को खड़ा होने में टाइम मिलेगा, लगेगा, हम पहले ही खड़े हुए हैं, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। अगली ब्रेक में तारक फजल चौधरी साहब से पूछेंगे पाकिस्तान को वो कौन सी चीजें हैं जिन पे फौरन फोकस करना चाहिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। तारक फजल चौधरी साहब, देखें कोरोना असरात डालेगा दुनिया के ऊपर। अगर अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है और हमें महफूज रखा इस बीमारी से अब तक, तो उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आइंदा भी महफूज रखेंगे और हम जो हैं वो इससे बच जाएंगे। ऐसी सूरत में हमें तैयारी करनी चाहिए कि दुनिया के सामने अब क्या चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को करनी चाहिए? देखिए इमरान भाई, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इस वक्त, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, आदाद शुमार देखें, तो जो यूरोप है या अमेरिका है, वहाँ पे जो 60 साल या 65 साल से ऊपर लोगों की तादाद तकरीबन 25% है। पाकिस्तान में वो तकरीबन 6, 7, 8% है। यानी आपकी मेजॉरिटी जो है 50% ज़्यादा वो आपकी यूथ है। ठीक, और उन्हें आपने इस्तेमाल करना है। जो आपने कहा कि क्या करना चाहिए, देखें उसके लिए हमें PTI, PMLN या पीपल्स पार्टी बन के नहीं, बल्कि पाकिस्तानी बन के सोचना होगा। तासुब की ऐनक जो है वो उतारनी होगी। सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि आपने अवाम में जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, जो नए पाकिस्तान का अशर नशर हुआ है, ये तो सबको पता है कि लोगों को कितना उम्मीदें थी कि ये हुकूमत आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा, बड़ी एक ख्वाब सजाए थे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हुई है वो ये हुआ है कि लोगों का जो एतमाद बहाल करना है, जो एतमाद लोगों का शेक हुआ है, उसको ठीक करना है आपने। देखिए पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर, मैं इसका जरा एक्सप्लेन कर दूं शॉर्टली। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, ज़राअत पे आपको इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। अब कंस्ट्रक्शन पे इंसेंटिव दिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि जो पूरी दुनिया में जो हालात है, पाकिस्तानी यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब ये इंसेंटिव क्या दिया है, मैं शॉर्टली ये भी अर्ज कर देता हूँ कि जी 2020 में आपका जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उस पर ये टैक्स भी माफ़ है, फलां भी माफ़ है। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि जनाब आपने पैसा कहाँ से लगाया, उसको वाइट मनी तस्वर किया जाएगा। अली ज़ैदी साहब बैठे हैं, मैं पूछता हूँ कि आप एक घर की डिज़ाइनिंग 6 महीने में मुकम्मल नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग उसी के अंदर आपको 6 से 8 महीने, 10 महीने लग जाते हैं उसकी एनओसी लेते हुए और इजाज़त लेते हुए। आपको चाहिए कम से कम इसको 3 साल के लिए करें कि जी ये इंसेंटिव हम 3 साल के लिए दे रहे हैं, ताकि लोग फलों में, टनल फार्मिंग में, सब्जियों में, बीजेस में, इन चीजों में बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। लेकिन देखिए पाकिस्तान का माल दुनिया में जाता नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसे रिसर्च सेंटर और ऐसी लैब्स नहीं है जहां पे इनको सेहतमंद करार देके बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड के मुताबिक बाहर भेजा जा सके।
इवन पैकेजिंग का सिस्टम नहीं है। तो ये सारी चीजें तो नहीं, गवर्नमेंट ने बिल्कुल। पॉलिसी के साथ करनी है। बिल्कुल, मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूं कि इन चीजों के लिए प्लानिंग, आपकी जो स्ट्रेंथ है हुकूमत की, मतलब पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो आपका ज़राअत है, आपकी स्ट्रेंथ आपके नौजवान है, यूथ है, आपकी एनर्जेटिक है, किस तरीके से उन्हें आपने इस्तेमाल करना है। हमारी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो आपकी कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, ये सबको पता है। उसमें आपने बात तो की है, लेकिन मैंने अर्ज किया है कि उसे आपने स्ट्रीमलाइन कैसे करना है, उसके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है। देखिए, सिर्फ बातें करने से आप 50 लाख घर बना दें, 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। अभी दोस्त हैं शाह साहब के भी, मेरे भी, वाडा साहब, उन्होंने कहा जी कि कल ये हालात होंगे कि पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पास जो नौकरी का मुतलाशी हो। तो ये बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन अब ये जो आपने बात की है, और मैं बिल्कुल शाह साहब से इत्तफाक करता हूं कि पोस्ट कोरोना सिचुएशन इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड। उसमें हमने अपनी जगह भी बनानी है, अपने हमारे जितने पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें मजीद यकजा करके इसे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बनानी है, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी हम बेहतर से बेहतर तौर पर सर्वाइव कर सकें और पूरी दुनिया के लिए भी हम एक मुफीद, मौसर और इकट्ठी ये यकजा होकर हम इसको अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। अली ज़ैदी साहब, एक वैक्यूम क्रिएट होगा बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर। वो वैक्यूम हमने फिल करना है तो हमें यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी और आपको वो स्टैंडर्ड्स पे आना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहिए। क्विकली, मेरे पास आखिरी मिनट है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं इमरान, एक एग्जांपल देखें। जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है ना, फॉर स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर, ठीक है, उसमें 3 चीजें देखी जाती हैं: स्किल सेट, वेजेस और एक्सचेंज रेट। आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, इंडिया से आपका स्किल सेट बराबर है, वेजेस आपकी कम है, एक्सचेंज रेट आपका इंटरनेशनली इंडिया से बेहतर है। आप टेक्नोलॉजी के अंदर हमको ये करना चाहिए, और ये मैं जिस भी फोरम पे मुझे मिलेगी, कैबिनेट, डीसीसी, जहां भी, दबा के हमें इस वक्त उसमें इंसेंटिव्स देने चाहिए टेक्नोलॉजी की फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। बिकॉज अब दुनिया, जो मॉडल था ना जापान का आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अजीम के बाद, जापानीज मॉडल, इकोनॉमिक्स मॉडल क्या था? लुक इनवर्ड्स। उन्होंने बाहर को छोड़ दिया, उन्होंने अपनी अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू की। एक जमाने में अमेरिकन गाड़ियां खरीदते थे, 80 की रिहाई। ओन कैपेसिटी, यू आर एब्सोल्युटली राइट ज़ैदी साहब, ये नुक्ता आपका बड़ा पॉजिटिव है और गवर्नमेंट को, आप जैसे लोग अगर मौजूद हैं कैबिनेट में, तो मजबूर कर सकते हैं कि वो इन लाइंस के ऊपर सोचना शुरू करे, क्योंकि आज सोचेंगे कल करेंगे तो पांव पे खड़े हो जाएंगे। एक और चीज़, कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब और उनकी फैमिली में कोरोना का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, वो भी अपील कर रहे हैं कि लोग एहतियात करें। एहतियात ज़रूर करें, अल्लाह से दुआ भी करें। अल्लाह ने अब तक महफूज रखा है तो वो इंशाअल्लाह हम सबको इसमें से निकालेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।